नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग जो है आगामी सी टेट जो 15 दिसंबर को होने वाले हैं, एक सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, सभी पोर्शन के आपको सीरीज मिलेंगे। आज पहला लेक्चर है जिसमें हम सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं आपके सामने। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ है, एसेंशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है कि स्कूली काल में प्रारंभिक वर्षों के विद्यार्थियों में संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि जो बालक स्कूली काल में होते हैं उनको संसाधन संपन्न वातावरण मिलना चाहिए। ये बात सही है। विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं। और अनुक्रियाशील का मतलब होता है उससे जुड़ते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। और जब जुड़ते हैं इसीलिए उन्हें साधन संपन्न वातावरण होना कंपलसरी है। तो इसमें ए भी सही होगा और आर भी सही होगा। और इसके कारण चूंकि ये है इसलिए इसका व्याख्या भी करेगा। दोनों सही होगा और उसकी व्याख्या भी करेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड है। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जो डेवलपमेंट के क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, जुड़े होते हैं। फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसा कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाए। देखिए, बौद्धिक जो क्षमता होती है इसे मेंटल थिंकिंग कहेंगे, लॉजिकल थिंकिंग कहेंगे, भावनात्मक इमोशनल। इमोशनल में क्या होता है, तो तार्किकता नहीं होती। जो आपका इमोशन होगा वो लॉजिकल नहीं होता, तार्किकता नहीं होती है। फिजिकल माने शारीरिक, माने बाह्य, ठीक है, बड़ा, लंबा, चौड़ा, मोटा। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है आपको संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा, जिसमें बौद्धिक क्षमता भी होगी और उसके तार्किक विचार भी प्रस्तुत होंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, चेंजिंग चाइल्डहुड। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी बच्चों में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। बहुत ही अच्छा सवाल है। प्राथमिक संस्था मतलब बच्चा जहां पे पहले सीखता है। संस्थाएं दो होती हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। प्राथमिक में एक संस्था बच्चों की सीखने की जो प्राथमिक संस्था है, प्राथमिक संस्था में आपका परिवार आएगा या माता पिता आएंगे। परिवार आएंगे या माता पिता आएंगे। जबकि द्वितीयक में सबसे पहले स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा, पत्र पत्रिका आएगा, पत्र पत्रिका आएगा। इसके बाद जो है गूगल आएगा, इंटरनेट आएगा। ये सब जो है सेकेंडरी सीखने के बालक की अवस्थाएं हैं। तो हमसे यहां पर पूछा है प्राथमिक संस्था। देखो, सामाजिक मीडिया ये द्वितीयक होगी, सेकेंडरी होगी। परिवार यह प्राइमरी होगा। कानून ये भी सिखाता है दूसरा, और ये भी सिखाता है दूसरा। ये इसका पारिवारिक जो है सबसे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण करते हैं, नकल करना सीख लेते हैं। पियाजे का क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। संज्ञानात्मक विकास माने मेंटल थिंकिंग, बच्चा कैसे सोचता है। कहता है पियाजे की जो 4 चरण है, ये संवेदी, प्रेरक, पुरुष संक्रियात्मक, मूर्त और औपचारिक। इसमें बच्चा जो है दूसरे बच्चों का अनुसरण करना सीखता है, नकल करना सीखता है, नकल के द्वारा सीखता है। तो जानते हैं पहली चरण जो है यह 0 से 2 है, 2 से 7 है, 7 से 11 है और 11 से 15 वर्ष के। संवेदी कामक अवस्था में बालक में लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होता है, भाषा का विकास नहीं होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होता है बालक में। बालक में कभी भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होता। तो बच्चा सीखता कैसे है, अनुकरण के द्वारा, अनुसरण के द्वारा अर्जन करता है। इसी में बालक जो है क्या करता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है या अनुसरण के द्वारा सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं में सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन सीख लेता है, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखता है, प्लस माइनस ये। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक कंजर्वेशन का गुण आता है, रिवर्सिबिलिटी का गुण आता है। और औपचारिक अवस्था में क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है। इसमें बालक में अमूर्त चिंतन होता है। इसमें कैसा चिंतन होता है, मूर्त चिंतन होता है। तो हमसे पूछा हुआ है कि बालक में क्या करना है, अनुकरण के द्वारा किस अवस्था आएगी, पहली अवस्था में अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसका ऑप्शन जो आएगा आपको ए आएगा। अगला सवाल, फिर आ गया जीन पियाजे के अनुसार ही पूछा हुआ है। आपके सी टेट में 3 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे और वाइगोस्की, कोहलबर्ग। 3 थ्योरी आपको जरूर पढ़ना चाहिए और इनसे ढेर सारे सवाल होते हैं। देखो 2 सवाल अभी आ गए। देखो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को वर्तमान और भविष्य फल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। माने वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल जो भी घटनाएं हुई है उनको याद करना किस अवस्था में रखते हैं ये देखना है। संवेदी प्रेरक अवस्था भी बताए यहाँ पे बालक में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सिंपल चीजें सीखता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में जो उसकी घटनाएं हुई हैं वो उसको क्या करेगा, वो सीख लेगा। और सीखेगा क्या कि जो चीजें हैं वो घटनाएं घटित हुई हैं वो बालक को क्या होगा, हमेशा याद रहता है। अनौपचारिक में चीजें क्या होती हैं, कल्पना करता है। इसमें बालक जो है क्या करता है, कल्पना करता है, फॉर्मल चीजों को सीखता है। जो चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं उसके बारे में चिंतन करता है। तो हम यहाँ पे घटनाओं को याद रखना, ये किस अवस्था में आएगा, तीसरी अवस्था में आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के रूप में आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 6। क्वेश्चन में कोहल-लॉरेंज कोहलबर्ग के थ्योरी के अनुसार लॉरेंज कोहलबर्ग की क्या है, नैतिकता है। इन्होंने किस चीज की विकास किया है, नैतिकता के बारे में बोला है। व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरे के व्यवहारों की जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। कोहलबर्ग कहता है कि व्यक्ति किस स्तर पर, किस लेवल पर अपने और दूसरे के व्यवहार की जरूरतों की इच्छाओं के संदर्भ में चेक करता है जाता है। अनुपालन और दंड ये तो आपको प्री कन्वेंशनल स्टेज में है और ये भी प्री कन्वेंशनल है। इसमें दंड और आज्ञा पालन कैसे करता है, अनुपालन भय के लिए करता है। ये सोशल जो है आपको, ये दोनों जो है सोशल नीड्स है बालक के, सामाजिक आवश्यकता है।
और ये क्रिया जो है इसमें क्या करता है, बालक दूसरे के व्यवहारों के आंतरिक के क्या करता है, सापेक्ष शब्द आया है, देखो रिलेटिव आया, माने एक दूसरे के सापेक्ष, उसका व्यवहार कैसा है, इसका व्यवहार कैसा, ऐसे जांचने को हम कहते हैं रिलेटिव। जहां पे सापेक्ष शब्द आता है उसमें दो वर्ड होते हैं और दोनों के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं सापेक्षता होता है, तो दोनों के बीच में जो सापेक्षता है वो आपको यांत्रिक सापेक्षता अभियान देगा, इंस्ट्रूमेंटल जो है सापेक्षिक अभियंता देगा। ये दोनों जो है आपको प्री कन्वेंशनल में है, ये कन्वेंशनल में स्टेज में है। देखो लेव वाइगोस्की की संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया, देखिए संज्ञानात्मक विकास जो है आपको पियाजे दिए हैं, वाइगोस्की दिए हैं और ब्रूनर ने दिया है। दोनों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही है, लेकिन दोनों के तीनों के सीखने के तरीके अलग अलग हैं। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है कहता है बच्चा जैसे जैसे ग्रो करेगा सीख लेगा। वाइगोस्की कहेगा नहीं, समाज की बात कहेगा। ये हमेशा जो है समाज की बात करता है कि बच्चा कैसे सीखेगा, समाज से सीखेगा। और ब्रूनर कहेगा वातावरण से सीखता है, जैसा उसका वातावरण रहेगा वैसा बालक सीख लेगा। तो वाइगोस्की के अनुसार करना है संज्ञानात्मक विकास, सांस्कृतिक उपकरण और दंड पनिशमेंट देना क्या होगा, गलत होगा। मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार देना ठीक है। सामाजिक पारस्परिकता और चर्चा करना, देखो जहां पे चर्चा करना आएगा वो भी सही होगा, और जहां पर सामाजिक पारस्परिकता आएगा वो भी सही होगा। पारस्परिकता जो है सही होता है, लेकिन जहां पे पारंपरिक आएगा वो गलत होता है। जहां पे पारस्परिक आएगा इसको देख के ही सही मानना, और जहां पे परंपरागत आएगा, पारंपरिक आएगा, पारंपरिक जहां पे आएगा, पारंपरिक मतलब होता है ट्रेडिशनल, परंपरागत, जो व्यवहार में चला आ रहा है उसे परंपरागत कहते हैं, वो गलत होगा। तो इसका सही होगा सी। जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा की बात करना है, ये भी गलत होगा। पनिशमेंट गलत होगा। मनोवैज्ञानिक उपकरण और जहाँ पे होगा पुरस्कार की बात करेगा, उपकरण की बात करेगा, इंस्ट्रूमेंट की बात करेगा, ऐसा बात जो है वाइगोस्की नहीं करता है। वो केवल समाज की बात करता है कि बच्चा किससे सीखेगा, हमेशा समाज से सीखेगा। अगला क्वेश्चन फिर यहां पे है, अर्थपूर्ण अधिगम। अधिगम कैसा होना है, अर्थ के साथ होना चाहिए, अर्थपूर्ण मीनिंग के साथ होना चाहिए। बढ़ावा देने के लिए सही बात है, एक अध्यापिका को की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए। क्या, सुसाधक, सुसाधक माने होता है फैसिलेटर, फैसिलिटी उपलब्ध कराना, माने साधन उपलब्ध कराना सुसाधक होता है। ये किसका काम है, ये काम टीचर का है। फैसिलिटी उपलब्ध कराना किसका काम है, टीचर का काम है। तो सुसाधक होना चाहिए और ज्ञान सर्जन में सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, देखो ये भी सही होगा। और सुसाधक ये टीचर के लिए आएगा सही। आदेशक के रूप में, निर्देश के रूप में गलत हो जाएगा। और निष्क्रिय ग्रहणकर्ता होना चाहिए, गलत होगा, जबकि यहाँ पे सक्रिय ग्रहणकर्ता होता तो सही हो जाता। अगला है जानकारी संभरक, अज्ञान में वशवर्ती ग्रहणकर्ता, वंशवर्ती ग्रहणकर्ता, अनुदेशन और अनुकरण करता, अनुकरण करना भी गलत, अनुदेशक देना भी गलत। तो ये सारे गलत हो जाएंगे, केवल एक ही आपको बचेगा फर्स्ट, जिसमें क्या होगा, टीचर सुसाधक यानी फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा और जो है सक्रिय भागीदारी होगा। ये दोनों वाक्य जो है आपको सही मिलेंगे, और सही मिलेंगे तो आपको ए ऑप्शन सही होगा। देखो प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कैसा एजुकेशन हो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो। प्रोग्रेसिव का प्रोग्रेस मतलब समझते हैं आगे बढ़ना, ऐसी शिक्षा जो हमारी वर्तमान आवश्यकता के अनुसार हो, प्रोग्रेसिव शिक्षा कहलाती है। अभी आया है एनईपी 2020,
ये क्या है, वर्तमान की जो जरूरत है, नीड है, उसके अनुसार शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाते हैं, प्रगतिशील शिक्षा कहलाते हैं। अध्यापक केंद्रित होना चाहिए, ये गलत होगा। जहां पे टीचर केंद्रित होगा वो गलत होता है। ऐसा इसलिए होता है कि टीचर क्या होता है, तानाशाह होता है, डिक्टेटर होता है। यह सभी अधिकारों को अपने हाथ में रखता है और उसी का फायदा उठाता है। इसीलिए अध्यापक केंद्रित गलत। अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन होना चाहिए। मानकीकृत जहां आएगा, स्टैंडर्ड की बात करेगा, गलत। और व्यवहार का अनुकूलन होना चाहिए, ये आपको प्रगतिशील शिक्षा में नहीं आता, बल्कि अधिगमकर्ता द्वारा, अधिगम माने सीखने वाला, जो सीखने वाले का स्वमूल्यांकन होना चाहिए, ये प्रगतिशील शिक्षा की बात करता है। अगला क्वेश्चन फिर देखिए। अनीता, वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव, एसेंशन और रीजनिंग संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियां समस्याओं और काफी अच्छी तरह से सुलझती हैं। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की बुद्धि है। ठीक है, अनीता जो है वैचारिक कौशल, कथन और कारण का इस्तेमाल करती है, तार्किक रीजनिंग लगाती है। ऐसी को कहते हैं मैथमेटिकल, ठीक है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट। इसका नाम है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट, जिसमें बच्चा क्या करेगा, लॉजिक लगाएगा, मैथ के क्वेश्चन करेगा, मैथ के सोल्यूशन निकालेगा। संगीतज्ञ के बारे में है, म्यूजिशियन बनेगा, गीतकार बनेगा। शारीरिक गतिकी में क्या होगा, उसका बॉडी हमेशा काइनेटिक घूमता फिरता रहता है। इसमें डॉक्टर होगा, पायलट होगा, सर्जन होगा, एथलीट होगा, खिलाड़ी हो गए, ये सब। अंतर्वैयक्तिक संबंध का, अंतर्वैयक्तिक संबंध मतलब दूसरों की भावनाओं को समझने वाला होना चाहिए। तो ये बालक जो क्या करता है, कथन कारण प्रभाव करता है, पहेलियां रहता है, समस्याओं को अच्छी तरह से समझ लेता है, सुलझा लेता है। ये काम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट के अंतर्गत आएगा और ये कहलाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रियाओं को मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। हो सकता है, सही भी है कि अपने विद्यार्थियों किसी कार्य को करने के लिए ओरल भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, निजी वाक्य विद्यार्थियों के उच्च श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में बाधक होता है। जहां पर ये बाधक आएगा, बाधा आएगा, मुश्किल आएगा, जटिल आएगा, वो क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि जहां आपको बाधा आएगा वो चीजें आप नहीं करेंगे, मन नहीं करेगा, तो बाधा आएगा। यहाँ पे अगर कहीं पर बाधा आया, जटिल आया, मुश्किल आया, ये जो भी हैं सवाल सब गलत होंगे। तो इसका ए सही होगा और आर गलत होगा, और ए सही होगा, आर गलत का मतलब आपको तीसरा ऑप्शन सही मिलेगा। इसका ए सही, आर गलत। क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस किस वजह से होती है? हर बालक की इंडिविजुअल डिफरेंस किस तरह से होती है? बालक के एक तो आईक्यू है, बुद्धि है, समाज है, व्यवहार है, वातावरण है। बालक क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, और इसमें सबसे ज्यादा जो है उसकी इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है। बुद्धि से सबसे देखो, देखो यहां पर सबसे पहले दिखाई पड़ गया केवल। सीटेट के ऑप्शन में जहां पर केवल शब्द दिखाई पड़ता है वो हमेशा ऑलवेज गलत होता है। दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। सीटेट के ऑप्शन में जहां पर केवल शब्द दिखाएगा वो हमेशा गलत होगा, तो एक दो ऑप्शन तो गलत हो गए। व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों से जटिल अंतःक्रिया करेगा। अंतःक्रिया इंटरेक्शन करेगा, ये किसकी देन है? वाइगोस्की की देन है। कहता है कि बालक क्या करेगा, अंतःक्रिया के द्वारा सीखेगा। ये बात सही है।
न ही व्यक्तिगत और न ही वातावरणीय वजह से, ये भी गलत है। इसका आपको थर्ड ऑप्शन जो है सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए, एक दूसरे कंपेयर नहीं करती है, निरंतर रूप से समझना चाहती है, उसे किस प्रकार का इस्तेमाल, देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट करो था, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस माने अनिरंतर, सी टेट के ऑप्शन में जिस तरह से अनिरंतर आएगा गलत होगा, योगात्मक मूल्यांकन आएगा वो गलत होगा, मानक स्टैंडर्ड संबंधित आएगा ये गलत होगा, ये नॉर्म रिफरेंस्ड, जहां पे नॉर्म की बात करेगा, कि कंडीशन की बात करेगा, स्टैंडर्ड की बात करेगा, वो ऑप्शन हमेशा गलत होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट सही होगा और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट मिला। सभी विद्यार्थियों में अपनेपन, संबद्धता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, यानी विद्यार्थियों में अपनेपन, देखो विद्यार्थियों में अपनापन रहेगा, विद्यार्थियों के साथ जुड़ेंगे तो वो खुल करके अपनी समस्या टीचर से कहते हैं। क्लास में देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि टीचर बहुत कठिन हो, बच्चे देख के डरते हैं कि फला टीचर बहुत मारता है, तो उनसे अपनी गलतियां अपनी कमियां नहीं कह पाएंगे। और कुछ टीचर के साथ फेमिलियर होते हैं और उस फेमिलियर के साथ जो है आप क्या करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, इसलिए बच्चा वहां पे उस टीचर के साथ अपनी समस्या शेयर करेगा जो उससे फेमिलियर रहेगा, जुड़ाव रहेगा, संबंध रहेगा। ये बात सही है। क्या करना चाहिए, ऐसे उदाहरण देने चाहिए रूढ़िवादिता को सक्रिय करें, हो सकता है केवल शब्द अभी बताए कि सीटेट का सबसे बड़ा दुश्मन केवल है। गौण माने होता है द्वितीयक, समझे जाने वाले समूहों में आने वाले विद्यार्थियों के अनुभव को अनदेखा कर देना चाहिए, इसकी विद्यार्थी को अनुभव को अनदेखा करना ये गलत होगा। विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करना ये भी सही होगा। ठीक है, सबसे बड़े पहली बात, रूढ़िवादिता को सक्रिय कर रहा है, सक्रिय तो सही होता है लेकिन रूढ़िवादिता गलत होता है। जहां पे विविधता है सही होता है, व्यक्तिगत की भिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करना चाहिए। सबसे सूटेबल इन चारों में से यही होगा कि अपनेपन का जब तभी अनुभव होगा जब क्या करेंगे, उसकी जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति सम्मान करेंगे तब होगा। यहाँ पे ये दोनों तो गलत हो गए ऑप्शन, यहाँ पर रूढ़िवादिता की वजह से गलत हो गया, नहीं तो ये भी ऑप्शन सही होता आपको। लेकिन ये इसका ऑप्शन सबसे ज्यादा कौन सा दिखाई पड़ेगा, फोर्थ दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है, डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, देखो ये शब्द उभरता हुआ शब्द है सीटेट के में। क्रिटिकल थिंकिंग जहां आता है वो हमेशा सही होता है। क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है, ठीक है ना, समालोचनात्मक चिंतन कैसे होता है, समान आलोचना, समान आलोचना, आलोचनात्मक समालोचनात्मक कहलाता है। समान माने बराबर रूप से, आलोचना का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बात को रखा जाए। आलोचना में केवल निगेटिव, जैसे कहते हैं ना किसी की आलोचना करना, किसी की आलोचना करना का मतलब हर बात निगेटिव नहीं होता है, उसमें कुछ खूबियां भी होगी और कुछ कमियां भी होगी, तो बालक के कमियों और खूबियों को बताना, खूबियां होगी, पॉजिटिव भी कुछ उसमें बात होगा और कुछ निगेटिव भी होगा, इसी को हम समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। विकास में सहायक नहीं है, नहीं की बात पूछा हुआ है। विचारों की अनम्यता, देखो अनम्यता यहाँ पे रिजेक्ट,
रिजिड माने होता है कठोर, कठोर का मतलब होता है दृढ़, दृढ़ का मतलब होता है मजबूत। जिस ऑप्शन में कठोर आ जाएगा, दृढ़ आ जाएगा, मजबूत आएगा, वो ऑप्शन ही गलत होगा। अनम्यता का मतलब होता है यहाँ पे रिजिड। मेटा कॉन्ग्रुएंट आएगा, सही होगा। सेल्फ क्वेश्चन एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन सही होगा। सुझाए समाधानों का मूल्य सही होगा। इसका सबसे पहले आएगा परसंज्ञानात्मक जो है, इसमें तीन चीजें आते हैं मेटा कॉन्ग्रुएंट में। मेटा कॉन्ग्रुएंट में बालक को कॉन्ग्रुएंट संज्ञान आता है, समालोचनात्मक चिंतन आता है, क्रिएटिविटी आती है। ये तीनों चारों चीजों मिलकर के हम क्या कहते हैं, समालोचनात्मक। तो इसका जो आएगा ऑप्शन ये अनम्यता यानी रिजिडिटी, रिजिडिटी माने कठोर। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, क्रिएट टू द नीड्स ऑफ। इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन सा नीड्स होती है, जरूरत होती है, इसकी बात कर रहा है। तो पहला स्टूडेंट डिसेबल्ड सही है, स्टूडेंट विथ इमोशनल डिफिकल्टी सही है, स्टूडेंट हु आर टैलेंटेड उन्होंने भी हो गए, स्टूडेंट आर लो सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस वो भी हो गए, यहाँ पे सभी हो गए। समावेशी शिक्षा में निम्न में से किसकी जरूरतों को पूरा करती है? विकलांग बालक है उसको भी, भावनात्मक रूप से जूझते हुए बालक को, जो प्रतिभा संपन्न बालक है उनमें भी, जिनके पास सामाजिक और आर्थिक है वो भी, यानी सभी प्रकार के बालक को समावेशी शिक्षा पूरी करते। अब तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, ईडब्ल्यूएस बनवा दिया। ऐसे जनरल के लोग जैसे कुछ कैटेगरीज को तो कैटेगरीज से एडमिशन हो जाते हैं स्कूलों में, ईडब्ल्यूएस के तहत आपको नौकरियों में भी है जनरल लोगों को फायदा, और स्कूल में भी जहाँ पे फीस ज़्यादा है, मोटी फीस है, प्राइवेट स्कूल है, ऐसे स्टूडेंट जो जनरल के हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनको क्या कहा है, ईडब्ल्यूएस के द्वारा उनको आसानी से एडमिशन हो रहा है, नौकरियों में भी आरक्षण की सुविधा मिल रही है। इसका आपको 4th मिलेगा। विषय वस्तु को पढ़ाते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेर बदल कर देना निम्न में से किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डिसलेक्सिया, ऐसे को कहते हैं पठन बैग। मस्तिष्क पक्षाघात, मस्तिष्क पक्षाघात से क्या होगा, ये काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ मेंटली रूप से बालक डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक है। स्वलीन बालक क्या होगा, इसमें दूसरों की बात को नहीं सुनेगा, अपने में ही लीन रहता है, न किसी की बात सुनेगा न करे। गतिमान अक्षमता, ठीक है। लोकोमोटर एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी चालक से होता है, मांसपेशियों से संबंधित होता है, जिसमें बालक जो है मांसपेशियां गड़बड़ हो जाती हैं और चल नहीं पाती। तो जहां पे बालक जो है किसी चीज को छोड़ छोड़ के पढ़ता है, उसमें फेर बदल करता है, वो क्या है, डिसलेक्सिया है, पठन वैकल्य। जहां पर आपको इंग्लिश में, हिंदी में न समझ में आए, इंग्लिश में देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 18, स्वलीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है? स्वलीनता अभी बताए, स्वलीन माने होता है स्व प्लस लीन, अपने में लीन होना, स्व माने होता है अपने, अपने में लीन होना स्वलीन कहलाता है। तो बालक जो है निम्न किसको प्रभावित करता है, सामाजिक और संप्रेषण कौशल को हो सकता है, एकाग्रता की क्षमता को, शारीरिक समन्वय को। तो देखो शारीरिक समन्वय को नहीं पढ़ाएगा, दृष्टि से भी नहीं होगा, सामाजिक और संप्रेषण कौशल, संप्रेषण का मतलब होता है क्या होता है, बोलने से संबंधित होता है, और एकाग्रता की क्षमता मतलब एकाग्रचित्त हो जाता है। तो इन या तो आप जब लगाओगे ए लगाओ या तो सी लगाओ, लेकिन जो स्वलीन बालक होता है सापेक्ष और नकारात्मक रूप से क्या होता है, वो एकाग्रता की क्षमता रखता है। एकाग्र मतलब एक जगह कहीं उनका दिमाग लगा हुआ है और वो दूसरे की बात को सुन नहीं रहे। कभी कभी देखते हैं कोई जो है मोबाइल में लगा है, कोई बुलाता है सुनता नहीं है,
कहीं जो है एकाग्रचित का मतलब होता है एकाग्रचित हो गया, स्वलीन हो गया, अपने में ही लीन हो गया, मतलब एकाग्रचित हो गया, दूसरे की बात को सुन नहीं रहा है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, गिफ्टेड चाइल्ड के स्टूडेंट के रूप में कौन सा सही है? उन्हें कभी भी अधिगम अशक्तता नहीं हो सकती है, गलत बात है। उन्हें भी, जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं, उन्हें भी अधिगम अशक्तता होती है, डिसेबल होते हैं। उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता उत्क्रमणीयता की कमी होती है। उत्क्रमणीयता मतलब होता है, देखो रिवर्सिबिलिटी दिया होगा, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो चीज सोचे उसके बैक आना, फिर जाना, ये सोचते रहते हैं। ये प्रतिभा संपन्न बालकों, उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण हो जाती है, गलत बात है। वो अभिव्यक्त में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं, सही बात है। सबसे ज्यादा सुटेबल होगा जो प्रतिभाशाली बालक हैं, वो प्रतिभाशाली बालक प्रवाह से अविवर्धन, ठीक है, डिस्प्ले फ्लुएंसी एंड एलिबरेशन, एलोबरेट इन द एक्सप्रेशन। जो चीजों को उन्हें एक्सप्रेस करना है, एलोबरेट करके करते हैं। एलोबरेशन जो होता है, एलोबरेट करना सही होता है, एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना, दोनों सही होता है, ठीक है। और उनकी क्या होती है? फ्लुएंसी होती है, धारा प्रवाह होती है प्रतिभा संपन्न बालक के, क्योंकि इनकी आईक्यू ज्यादा होती है, इसलिए ऐसे बालक अशक्त नहीं हो सकते, गलत बात है। इनके मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणता की कमी होती है, गलत बात है। उत्क्रमणता की कमी नहीं होती है। इनमें जिज्ञासा की भावना क्षीण होती है, क्षीण माने होता है कमी, नहीं है। इनके बहुत जिज्ञासु होते हैं। अब ये जिज्ञासा देखकर इसको सही मत मार देना। जो आप पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड रट के जाते हैं, ऐसे से अब आपको सावधान रहना है, क्योंकि सीटेट अब इससे सावधान हो गया है। अब आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। जब आपके अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट रहेगा तब क्वेश्चन को कर पाएंगे। अर्थ था, कभी जमाना था जब हम की पॉजिटिव टैग वर्ड देख लेते थे और निगेटिव टैग वर्ड देख लेते थे, होता था कभी जमाना ऐसे। लेकिन अब वो जमाने नहीं है, इसलिए जमाने के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा, आपकी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। यही कारण है, देख रहे हैं कि लगातार 2-3 साल से देखिए रिजल्ट जो है सीटेट का बहुत ही खराब आ रहा है, बहुत ही गंदा आ रहा है। क्यों? अभी आपकी मानसिकता वही पड़ी हुई है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। हाँ, 30 में से 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो रहेगा ही, लेकिन बाकी 20 क्वेश्चन जो डिसाइड करेगा आपको, वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसलिए पढ़ करके अपने कंसेप्ट को क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए, तभी जो है आपको सवाल मिल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला फिर हम देखते हैं। करा श्रवण बाधित बालक है। श्रवण माने होता है सुनना, श्रवण माने होता है सुनना। श्रवण बाधित बालक से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति एक सहायक होगी? चलचित्र और वीडियो बिना उपशीर्षक को दिखाना। बिना उपशीर्षक के दिखाएंगे तो श्रवण बाधित बालक क्या हो गए? सुन नहीं पाएंगे। क्या उसका टाइटल है? सुने ही नहीं। और श्रवण बाधित बालक है, तो जब उपशीर्षक को दिखाएंगे, मौखिक रूप से मूल्यांकन के प्रधान रूप से इस्तेमाल करना, संप्रेषण के मौखिक रूप से दृश्य रूप से परिपूर्ण करना। जो संप्रेषण है, मौखिक है, उसे कैसे दिखाएंगे? दृश्य रूप दिखाए, क्योंकि श्रवण से बाधित है लेकिन दृष्टि से बाधित नहीं है। यह बालक जो है दृष्टि से बाधित नहीं है, दृष्टि से बाधित नहीं है, दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जो भी ओरल चीजें हैं उसको क्या करने हैं? शो कर देंगे, स्लाइड के रूप में दिखा देंगे, पिक्चर के रूप में दिखाएंगे, वो बालक देख लेगा। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करना, लेक्चर मेथड का प्रयोग करना। लेक्चर मेथड जिस ऑप्शन में आएगा सीटेट की दृष्टि से गलत होगा, क्योंकि हम छोटे बच्चों को लेक्चर नहीं देते हैं, उनको हम सिखाते हैं, एलोबरेट करके सिखाते हैं, एक्सप्रेस करके सिखाते हैं। इसीलिए जो है व्याख्यान विधि क्या होती है? गलत होती है। फिर हम
बच्चे किधर से किधर की ओर सीखते हैं? बच्चे हमेशा देखो, बच्चे हमेशा मूर्त से अमूर्त सीखते हैं, कंक्रीट से फॉर्मल सीखते हैं, चित्र से संकेत की ओर सीखते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर सीखते हैं, और सरल से जटिल की ओर सीखते हैं। बच्चे इस तरह से सीखते हैं। देखो यहां पे दिया है मूर्त से अमूर्त, ये गलत दिया, यहां पर ये होना चाहिए, इसका ये तब सही होता। चित्र पहले होता, सांकेतिक बात होता तब होता, सामान्य पहले होता, विशिष्ट होता, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत है। केवल एक ही ऑप्शन सरल है। बच्चा हमेशा सरल से कैसा सीखता है? जटिल की ओर सीखता है। ट्वेंटी टू, निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रकरण में प्रभावशाली नहीं है? नहीं पूछा हुआ है, नहीं का मतलब इस ऑप्शन में आपको गलत पूछा है। अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना, ठीक है। स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग करना, उदाहरण सृजन करना, निष्क्रिय अनुवाचन करना, जहां पे निष्क्रिय शब्द आएगा पैसिव रिसेक्शन रिस्ट्रक्शन, पैसिव रिस्ट्रक्शन जहां आएगा, रिस्ट्रक्शन माने वैसे भी होता है मना करना, तो ये सबसे सुटेबल है कि अधिगम युक्ति में प्रभावशाली नहीं होगा। किसी को रिस्ट्रक्शन नहीं लगा सकते, इंस्ट्रक्शन नहीं लगा सकते, तो ये सबसे सुटेबल आपको दिखाई पड़ेगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 23। यहां एसेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। कर है किसी संप्रत्यय, संप्रत्यय माने होता है कंसेप्ट, और जहां पे कंसेप्ट आता है वो क्या होता है? सही होता है। पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों प्रकार की चर्चा करनी चाहिए, सही आप मारेंगे। गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देता है, गलत बात है। और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होता है, यह भी गलत है। यानी ये वाला ऑप्शन गलत है और ये वाला सही है। ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। आपको थर्ड ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखेंगे। राधिका अपने विद्यार्थियों की किसी परिस्थिति को विविध रूप प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में चिंतन को, देखो इसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट जहां आएगा वो सही होगा, जहां पे कन्वर्जेंट आता है वो गलत होता है। डाइवर्ज मतलब आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स होता है, और इसे कहते हैं इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। और इसे क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन कहते हैं, क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन कहते हैं, और इसे ओपन इंडेड क्वेश्चन कहते हैं, ओपन इंडेड क्वेश्चन कहते हैं। ये उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। इसे ओपन इंडेड क्वेश्चन कहते हैं, और इसे कहते हैं क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन। ये वाले गलत होते हैं। डाइवर्जेंट ठीक होगा, आउट ऑफ बॉक्स सही होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन सही होगा, और कन्वर्जेंट गलत होगा, इन द बॉक्स गलत होगा, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन भी गलत होते हैं। बाह्य और अनुकूलित होगा, और तार्किक होगा, ये भी गलत होगा। तो सबसे पहले जो है आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करना है, अपसारी चिंतन की बात करता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब ऑप्शन ए सही हुआ। अगला क्वेश्चन,
अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशल विकास हेतु एक अध्यापक को उसे इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित क्या करना चाहिए? अनुक्रिया और समुच्चय, रिस्पॉन्स सेट, प्रयत्न और त्रुटि विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुरूपक चिंतन, एनालॉजिकल थिंकिंग, रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन कंठस्थीकरण ये गलत होगा। अनुरूपक एनालॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, अनुरूपक उसी के अनुरूप थिंकक, एनालॉजिकल थिंकिंग, एनालॉजिकल थिंकिंग जो होता है एनालिटिकल थिंकिंग होता है, सबसे सही होता है, रीजनिंग में आता है। यह एक प्रकार का तार्किक चिंतन है, यह एक प्रकार का तार्किक चिंतन है, लॉजिकल थिंकिंग है, और जहां पे लॉजिकल थिंकिंग आएगा वो हमेशा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो आपको सी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया 26। मेमोराइजेशन, फॉरगेटिंग, सेलेक्टिव अटेंशन, मेटा कॉन्ग्रुएंट। देखो यहाँ पे जो भी अगर बिना आप पढ़े ही सीटेट क्वालिफाई कर ले सकते हैं। देखो जहां पे मेमोराइजेशन की बात कहेगा गलत होगा, फॉरगेट माने भूल जाना गलत होता है, सेलेक्टिव अटेंशन करना है माने सेलेक्टिव चीजें पढ़ना है गलत होगा, मेटा कॉन्ग्रुएंट जहां आएगा वो सही होता है, अधिसंज्ञान की बात जहां करेगा सही होगा। ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब कंठस्थीकरण गलत, विस्मरण, चयनात्मक ध्यान, केवल परासंज्ञान जो है सही होगा। तो ऐसे भी आप सीटेट निकाल सकते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आसानी से सीटेट कम मेहनत में भी पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण, इंफॉर्मेशन प्रोसेस स्किल सच एज रिकॉल आर व्यक्तियों की भावनात्मक स्थितियों से संबंधित नहीं होता है, पहले ही नहीं आ गया, गलत हो गया। भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, हो सकता है। नकारात्मक भावनाओं जैसे कि उच्च स्तरीय चिंतन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। सकारात्मक भावनाएं जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, गलत हो जाएगा। इसकी भावनाओं में क्या होता है, महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। अनुस्मरण की जानकारी जो है भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब जिज्ञासा से ये मत मार देना क्योंकि जिज्ञासा के साथ नकारात्मक लगा है, नेगेटिव लगा हुआ है। देखो यहाँ पॉजिटिव आता है, जो पॉजिटिव है वो तो सही है, नेगेटिव के साथ इम्पैक्टेड, नेगेटिव इम्पैक्टेड दिया हुआ है। इम्पैक्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव गलत है, और पॉजिटिव इमोशंस तो सही होता है। क्वेश्चन नंबर अगला वन लाइनर सवाल है, करा है लर्निंग एज ए एक्सप्लेन इन द एक्सटेंसिव मोटिवेशन। एक्सटेंसिव मोटिवेशन माने बाह्य, देखो यहां लिखा है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य मतलब होता है दिखावा जिसे कहते हैं, बाह्य मतलब होता है दिखावा, और एक होता है आंतरिक। आंतरिक का मतलब जो दिखावा न हो, इंटरनल हो। जानने की उत्सुकता सही है, इंटरनल होगा। संप्रत्यय की समझ कंसेप्ट इंटरनल होगा। दोस्तों के बीच लोकप्रियता, दोस्त हमें जाने, लोग जाने कैसा है, तो ये क्या होगा, बाह्य होगा, दिखावा होगा। और संदेह को दूर करना ये भी क्या होगा, आपका आंतरिक होता है। ये और ये और ये इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। बाह्य केवल क्या होगा, दोस्तों को दिखावा, ठीक है। दोस्तों को हम दिखाएंगे, भले हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। तो ये जो है क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 29, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित। तो सबसे पहला क्वेश्चन मिल गया पॉजिटिव के रूप में। शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, गलत हो जाएगा। अधिगम तथ्य प्रदर्शन अभिमुखी हो, लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो, ठीक है। लर्निंग गोल एंड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस माने अभिमुखी प्रदर्शन, जहां पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होगा, परफॉर्मेंस की बात कहेगा, गलत करते हैं। विद्यार्थियों के ज्ञान सर्जन और अवसर ना दिए जाए, ठीक है। स्टूडेंट आर नॉट गिवन,
जब नॉट शब्द आया है ये भी गलत है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के पढ़ना चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन की क्लियरिटी हो जाए, और क्वेश्चन की जहां क्लियरिटी होगा आप सीटेट यूं ही आसानी से निकाल सकते हैं। और हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है, फैसिलेट करता है? ठीक है, योग्यता का बार्धिक मत, आसपास का डिस्ट्रक्शन इन सराउंडिंग, भाषा में अनभिज्ञता, अनफेमिलियर इन द लैंग्वेज, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। ठीक है ना, कौन सा कारक है अधिगम को सुसाधित करता है, फैसिलेट करता है? आसपास का विकर्षण क्या है? सराउंडिंग इन द डिस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन गलत होगा, लेकिन डिस्ट्रक्शन विकर्षण माने होता है उसी तरफ आकर्षण। डिस्ट्रक्शन सही होगा, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन आगा ये गलत होता है। निर्देश देना, आदेश देना, ये गलत होगा। तो इस तरह से आपको हमने क्या किया कि 30 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन किया। ऐसे ही डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, कभी मैथ के, कभी हिंदी के, कभी जीके के। तो आप जुड़े रहिए, डेली 8 बजे से आपको ये क्लासेस मिलते रहेंगे, और उसे आप इंजॉय करिए, और अच्छी तरह से आप सीटेट निकाल सकते हैं। और आप जुड़े रहिए, अगर कोई समस्या हो तो आप देखते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप जो है इन ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऐप पर भी है, उसमें भी पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। आपकी जैसी इच्छा वैसे तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।